वेलकम टू बेस्ट प्लस। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री की जनजातीय आंदोलन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे राजस्थान के वनडे एग्जाम हो या फिर चाहे RAS हो, उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं जनजातीय आंदोलन। तो इसके अंदर हम कौन कौन से आंदोलन पढ़ेंगे? भगत आंदोलन, जिसको लसाड़ी आंदोलन भी कहते हैं, एकी या बोमट भील आंदोलन और मीणा आंदोलन, ये प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आंदोलन के साथ। तो हमारा जो मेथड होगा पढ़ने का वो होगा फ्लो चार्ट मेथड, ताकि आपको अगर इसकी PDF से आपको रिवाइज करने में बहुत ही जल्दी कम समय में आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। इसलिए ये मेथड बहुत इफेक्टिव होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जनजातीय आंदोलन के जो कारण होते हैं वो जान लेते हैं कि जनजातीय आंदोलन, जो जनजाति है, उन्होंने आंदोलन क्यों किया। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अब नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की तो जनजातियों के लिए इसे समझना नामुमकिन था, क्योंकि वो मॉडर्न, ठीक है, जो मॉडर्न प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस थी, व्यवस्था थी, सिस्टम थी, उसको लेकर आए। और जनजातीय थे वो अपनी सांस्कृतिक परंपरागत जो संस्कृति थी, उनकी जो परंपरागत व्यवस्था थी, उसको हटाकर ये जो व्यवस्था थी उसके समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए इस व्यवस्था में उनका शोषण होता था। जो नई प्रशासनिक व्यवस्था थी ब्रिटिश सरकार की, उसके अंदर इन जनजातियों का शोषण होता था। इसलिए वे इस प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। और उन्होंने जो ब्रिटिश कंपनी थी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, जो जनजातीय क्षेत्र जो परंपरागत रूप से वनों के अंदर रहते आ रहे हैं और वनों के ऊपर ही उनका जीवन यापन निर्भर करता था, उन्होंने, यानी कि अंग्रेजों ने वन अधिकारों की समाप्ति ही कर दी। अब जब वन अधिकारों की समाप्ति कर दी तो जनजातियों का जो जीवन यापन की जो प्रक्रिया थी वो वनों पर आधारित थी। अब वनों पर आधारित होने के कारण उनका जीवन प्रभावित हो गया। उनके सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने क्या किया, उनके जो सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं थी, जैसे कि नरबलि प्रथा, ठीक है, नरबलि प्रथा या पशु बलि प्रथा, तो ये जितनी भी प्रथाएं थी उन्होंने इनके ऊपर बैन लगा दिया, जिसके कारण इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी उसके अंदर इनका हस्तक्षेप माना जाता है, जिसके कारण भी जनजातीय आंदोलन ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ करते हैं। तो ये ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ ही या अंग्रेजों के खिलाफ ही आंदोलन नहीं करते हैं, बल्कि जो रियासतें थी उनके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया। जो रियासत थी वो अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर शामिल हो चुकी थी, ठीक है। जैसे जो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह थे, उन्होंने 1853 में क्या किया, डाकन प्रथा पर रोक लगा दी। अब डाकन प्रथा पर रोक लगाती क्योंकि ये जनजातियों में प्रचलित थी। अब डाकन प्रथा पर रोक लगाने से जो जनजाति थे उनको लगा कि ये हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपरा है उसको बिटाना चाहते हैं और अपनी जो ईसाई परंपरा है उसको थोपना चाहते हैं। तो इन्होंने भी जनजातीय ये भी कारण बने जनजातीय आंदोलन के। तो हमने देखा कि जनजातीय आंदोलन क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या कारण रहते हैं, हमने वो देख लिया। अब देखते हैं हम सबसे पहला आंदोलन देखते हैं, भगत या लसाड़िया आंदोलन। ये किस क्षेत्र में होता है? तो ये वागड़ क्षेत्र के भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन किया जाता है। जो भगत और लसाड़िया आंदोलन होता है ये वागड़ क्षेत्र के भील जनजाति द्वारा ये किया जाता है। इसके जो नेता होते हैं वो कौन होते हैं? एक तो गोविंद गुरु होते हैं और दूसरे थे सुरजी भगत। ये दो प्रमुख नेता होते हैं किसके? भगत और लसाड़िया आंदोलन के। जो गोविंद गुरु साहब है अपने, ये इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है। अब जो गोविंद गुरु है उनके बारे में जान लेते हैं। मुख्य नेतृत्वकर्ता गोविंद गुरु थे। इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है वेदसा डूंगरपुर के अंदर। कहाँ होता है? वेदसा डूंगरपुर के अंदर। और ये बंजारा परिवार से संबंधित। कौन से परिवार से? ये बंजारे परिवार में इनका जन्म होता है। भीलों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए इन्होंने बहुत से कार्य किए, ठीक है। भीलों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान किया इन्होंने। उसके बाद ये जो दयानंद सरस्वती थे उनसे अत्यधिक प्रभावित थे। दयानंद सरस्वती कौन है? जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 के अंदर बॉम्बे में, ठीक है। ये वो ही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने अजमेर के अंदर अपनी एक सभा की स्थापना भी की थी। और इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो,
क्योंकि ये वेदों को ही सर्व संपन्न मानते थे, सर्वगुण संपन्न मानते थे। वेदों के अंदर वे सभी हैं जो एक मानव को जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो जो गोविंद गुरु थे, भगत और लसाड़ी आंदोलन के जो प्रमुख मुख्य नेतृत्व करता थे, वो दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। किसने? जो गोविंद गुरु थे, उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की और संत सभा की भी स्थापना की। कब की? 1883 के अंदर इन्होंने संत सभा की स्थापना की। किसकी? संत सभा की। संत सभा की स्थापना कब करती है? 1883 के, और 1885 को होता है कांग्रेस की स्थापना। तो आपको डेट याद कैसे रखनी है कि कांग्रेस से 2 साल पहले संत सभा की स्थापना की। किसने की? गोविंद गुरु ने। ठीक है, तो डेट कई बार आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं हम संत सभा के बारे में। तो संत सभा क्या है? संत सभा की स्थापना 1883 में है, ये हमने देख लिया। इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर होता है। कहां पर? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर इसका पहला अधिवेशन होता है, जिसके अंदर गोविंद गुरु ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी। गोविंद गुरु ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी, मतलब सरकार मतलब ब्रिटिश कंपनी के सामने। लेकिन उनका कोई समाधान नहीं निकला, मतलब सरकार ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। अब इसी के दौरान वे अधिवेशन करते हैं, और अधिवेशन पे जो मानगढ़ में जो अधिवेशन होता है उसको मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और मानगढ़ हत्याकांड कब होता है? तो वो होता है 17 नवंबर 1913 को। कब होता है? 17 नवंबर 1913 को। इसके अंदर अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसके कारण 1500 से अधिक भील मारे जाते हैं। ठीक है, कितने? 1500 से अधिक भील मारे जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा कि कितने भील मारे गए, आपको ये याद रखना है कि मानगढ़ हत्याकांड की जो डेट है वो क्या है? तो वो है 17 नवंबर 1913। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहा जाता है। अगर राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको मानगढ़ हत्याकांड पर टिक करना है। और ये कब होता है? ये 17 नवंबर 1913 को होता है। संत सभा का पहला अधिवेशन होता है मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी पर होने के कारण इस हत्याकांड को मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ से गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 10 वर्ष की सजा दी गई। 10 वर्ष की सजा पूर्ण होने के बाद ही उनको रिहा किया गया, और उनका जो बाकी का जीवन था वो गुजरात के कांबिया नामक स्थान पे उन्होंने व्यतीत किया। जो गोविंद गुरु थे वो अहिंसावादी थे, मतलब अहिंसा के समर्थक थे, और उनका जो झंडा था व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा, व्हाइट फ्लैग। ठीक है, सफेद झंडा शांति का प्रतीक माना जाता था। किसका प्रतीक? शांति का प्रतीक। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? तो ये हो गया अपना मानगढ़ हत्याकांड हमने देख लिया, जो संत सभा यानी कि भगत और लसाड़ी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आंदोलन है हमारा वो क्या है? एकी या बहुमत भील आंदोलन। ये किस किस क्षेत्र में होता है? तो ये गोकुंदा, जाडोल और कोटड़ा नामक क्षेत्रों पर होता है, और इसके अंदर भील जनजाति के साथ साथ गरासिया जो जनजाति है उसके द्वारा यह आरंभ किया जाता है। यह बहुमत भील आंदोलन या एकी आंदोलन जिस स्थान से स्टार्ट होता है, आरंभ होता है, वो स्थान चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिया स्थान है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि जो एकी और बहुमत भील आंदोलन है वो चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया से आरंभ होता है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। एकी और बहुमत भील आंदोलन के जो नेता थे वो थे मोतीलाल तेजावत, जो कि झाड़ोल से थे। कहां से थे? झाड़ोल से। अब मोतीलाल तेजावत के बारे में जान लेते हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म एक जैन परिवार के अंदर हुआ था, और इनका जन्म स्थान कोल्यारी गांव था। कहां था? कोल्यारी गांव, जो कि झाड़ोल ठिकाने के अंदर आता था। इन्होंने 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखी। किसके समक्ष रखी? मेवाड़ महाराणा के समक्ष। कितनी मांगे? 21 मांगे, यानी कि 21 मांगे। और इन 21 मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने एकी या बहुमत भील आंदोलन के समय मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगे रखी, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। लेकिन मेवाड़ महाराणा ने इन सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया।
अब अस्वीकार कर दिया तो इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। मेवाड़, मेवाड़, वागड़, ईडर, विजयनगर और गुजरात में यह आंदोलन फैल गया। ठीक है, कहां पर? मेवाड़, वागड़, ईडर, विजयनगर, गुजरात के अंदर यह आंदोलन फैल गया। फिर देखते हैं हम कि नीमच विजयनगर गुजरात हत्याकांड, जो कि टेकी या बहुमत आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो भील सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। ठीक है, ये अधिवेशन कर रहे थे, ठीक है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। तो उसी समय भील सभा पर पुलिस फायरिंग हुई, जहां से भील 1200 से अधिक भील मारे गए। और ये जो हत्याकांड होता है नीमड़ा विजयनगर गुजरात हत्याकांड 6 मार्च 1922 को होता है। कब होता है? 6 मार्च 1922 को। यहाँ से मोतीलाल तेजावत फरार हो जाते हैं, लेकिन 1929 में गांधी जी के कहने पर ईडर गुजरात के अंदर ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। मोतीलाल तेजावत गांधी जी के कहने पर 1929 में ईडर में आत्मसमर्पण कर देते हैं। 1936 के अंदर मणिलाल कोठारी द्वारा, जो कि महा इंदिरा सभा के अध्यक्ष थे, उनके हस्तक्षेप से मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया। किसके कहने पर? 1936 में मणिलाल कोठारी द्वारा महा इंदिरा सभा, जो कि मणिलाल कोठारी इसके अध्यक्ष थे, के हस्तक्षेप के कारण 1936 में मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया। उसके बाद मोतीलाल तेजावत ने अपना शेष जीवन गांधी जी की रचनात्मक गतिविधियों में व्यतीत किया। अब गांधी जी की रचनात्मक गतिविधियां कौन सी थी? जब गांधी जी जेल के अंदर होते थे, तब बाहर उनके अनुयायी उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। उसी को रचनात्मक गतिविधियों के नाम से जाना जाता है। तो मोतीलाल तेजावत जब 1936 में बाहर आते हैं, तो अपना शेष जीवन गांधी जी की रचनात्मक गतिविधियों में व्यतीत करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा? एक ही भूमट भील आंदोलन के बारे में पढ़ा, कहां से स्टार्ट होता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है, और नेता कौन है। तो नेता मोतीलाल तेजावत है, ठीक है। और इस आंदोलन के दौरान नीमड़ा विजयनगर गुजरात के अंदर हत्याकांड होता है। कब होता है? 6 मार्च 1922 को। हम इसके बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब जब ये महा इंदिरा सभा है, ये मणिलाल कोठारी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, जिनके कहने पर मोतीलाल तेजावत को रिहा किया गया। अब ये क्या है सभा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो महा इंदिरा सभा 1880 के अंदर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। जो मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा सज्जन सिंह, उनके द्वारा 1880 के अंदर स्थापित की गई। मतलब जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 के अंदर, उससे 5 साल पहले 1880 के अंदर महा इंदिरा सभा की स्थापना होती है, जिसका अध्यक्ष कौन था? मणिलाल कोठारी। मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय इसे कहा जाता है। मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी को कहा जाता है तो महा इंदिरा सभा को कहा जाता है। फिर है मेवाड़ भील कोर। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 के अंदर होती है। इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर खेरवाड़ा अजमेर के अंदर। कहां पर है? खेरवाड़ा अजमेर के अंदर। इसका कार्य क्या है? तो मेवाड़ भील कोर का जो कार्य था वो भीलों में संयम और नियंत्रण बनाए रखना इसका मुख्य कार्य था, कि जो आंदोलन है वो अहिंसा पे आधारित है, जो हिंसा में परिवर्तित ना हो जाए, यही इस मेवाड़ भील कोर का मुख्य कार्य था। अब नेक्स्ट है हमारा मीणा आंदोलन। क्या है? मीणा आंदोलन। तो मीणा आंदोलन की शुरुआत 1924 के अंदर आपराधिक जनजाति नियम घोषित हुआ, ठीक है। 1924 में आपराधिक जनजाति नियम घोषित हुआ, जिसके अंदर मीणा जनजाति को शामिल कर दिया गया, ठीक है। उस टाइम क्या है, इनकी इमेज थोड़ी खराब ही थी मीणा जनजाति की, क्योंकि ये चोरी चपाटी और लूटपाट में शामिल थे। फिर उसके बाद 1930 के अंदर जयराम पेशा अधिनियम पारित किया गया, और जयराम पेशा अधिनियम के तहत ये था कि मीणा जनजाति के प्रत्येक महिला और पुरुष को डेली थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। डेली मतलब रोज रोज उसको हाजिरी लगानी पड़ती थी, जयराम पेशा कानून के तहत। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। अब मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ कब? 1933 के अंदर। 1944 में जयपुर मीणा सुधार समिति गठित की गई, जिसके नेता कौन थे? बंशीधर शर्मा और लक्ष्मी नारायण झरवाल। ये प्रमुख नेता थे किसके? जयपुर मीणा सुधार समिति के, जो कि 1944 में गठित होती है। तो मीणा आंदोलन क्या है? 1924 में आपराधिक जनजाति नियम घोषित, जिसके अंदर मीणा जनजाति को शामिल कर दिया गया, जिसके खिलाफ ये आंदोलन
चलाया गया। उसके बाद यह आंदोलन अधिक जोर का पकड़ा जब 1930 में जयराम पैसा अधिनियम पारित हुआ और उसके अंदर मीणा जनजाति की प्रत्येक महिला और पुरुष को थाने में डेली रोज रोज हाजिरी लगानी पड़ती थी। इससे इन जनजाति के अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और मीणा आंदोलन के रूप में वो सामने आया। नीम का थाना सम्मेलन सीकर, तो ये प्रमुख सम्मेलन है, वो देख लेते हैं हम। नीम का थाना सम्मेलन 1944 जो कि सीकर के अंदर होता है। इसका आयोजन संत मगन सागर ने किया था। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी जो कि उसका नाम था मीण पुराण। ठीक है, नीम का थाना सम्मेलन सीकर के अंदर 1944 में आयोजन हुआ, जिसका आयोजन संत मगन सागर ने किया। और नीम का थाना जो सम्मेलन के अंदर जितने भी कार्यक्रम हुए उसका जो वर्णन मिलता है वो मीन पुराण में मिलता है, जिसकी जो किसने लिखी है वो संत मगन सागर ने ही लिखी है। मीणा समाज को स्वयं के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया इस पुस्तक के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बागावास सम्मेलन जयपुर के अंदर। जो बागावास सम्मेलन है वो जयपुर के अंदर होता है। कब होता है? 28 अक्टूबर 1946 को होता है। कब होता है? 28 अक्टूबर 1946 को। डेट आपको याद रखनी है। मैं जोर क्यों दे रहा हूँ डेट पे? क्योंकि आपको पता है जो राजस्थान के वनडे एग्जाम होते हैं और जो RAS का एग्जाम होता है उसके अंदर डायरेक्ट डेट पूछ ली जाती है आपसे, इसलिए डेट आपको याद रखनी है। आपको ऐसे याद नहीं कि जैसे 28 अक्टूबर रटना नहीं है, बस आपको अपनी आंखों के सामने से उनको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे निकालना है, आपको याद हो जाएगी। या फिर रिलेट करके याद करो। जैसे 1946 में संविधान सभा बनी, उसी समय बागावास सम्मेलन होता है जयपुर के अंदर। ठीक है, 28 अक्टूबर 1946 को यहाँ के सभी चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया और इस दिन को मुक्ति दिवस के नाम से मनाया गया। ठीक है, और बागावास सम्मेलन के बाद 1952 में जयराम पैसा अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। तो ये मीणा आंदोलन की एक प्रमुख जीत मानी जाती है, जिसके तहत जो जयराम पैसा कानून था, अधिनियम था, उसको 1952 में समाप्त कर दिया। जिसके तहत क्या किया जाता था कि मीणा जनजाति की प्रत्येक महिला और पुरुष को प्रतिदिन अपने जो करीबी जो थाना होता था उसके अंदर हाजिरी लगानी पड़ती। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर 2 सम्मेलन है। पहला तो है बालोलिया या बूला हत्याकांड। बालोलिया या बूला हत्याकांड जो कि सिरोही के अंदर होता है 5-6 मई 1922 को। 5-6 मई 1922 को होता है। मेजर प्रिचार्ड द्वारा यहाँ पर सभा पर गोलियां चलाई गई। मेजर प्रिचार्ड द्वारा सभा पर गोलियां चलाई गई, जिसके अंदर 50 तो मारे गए और 150 घायल हो गए। राजस्थान सेवा संघ ने जांच हेतु एक तो सत्यभक्त और दूसरे थे राम नारायण चौधरी को सिरोही भेजा। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ ने इस हत्याकांड की जांच हेतु सत्यभक्त और राम नारायण चौधरी को सिरोही भेजा। ठीक है, जिसका विवरण तरुण राजस्थान समाचार पत्र के अंदर मिलता है। जिसका विवरण कहाँ दिया गया? तरुण राजस्थान समाचार पत्र के अंदर दिया गया। तो ये था गोला लिया या भूला हत्याकांड जो कि सिरोही में होता है 5-6 मई 1922 को होता है। मेजर प्रचार द्वारा सभा पर गोलियां चलाई गई, जिसके अंदर 50 लोग मारे गए और 150 घायल हो गए। फिर उसके बाद राजस्थान सेवा संघ ने जांच हेतु 2 व्यक्तियों को भेजा और 2 व्यक्तियों का नाम क्या था? एक का नाम था सत्यभक्त राम और दूसरे का नाम था राम नारायण चौधरी। ठीक है, और इसका जो विवरण मिलता है जो राजस्थान का मुख्य समाचार पत्र था तरुण राजस्थान समाचार पत्र, उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। दूसरा है सियावा हत्याकांड जो कि 12 अप्रैल 1922 को होता है। ये भी सिरोही के अंदर ही होता है। गरासिया जनजाति के इसके अंदर 3 लोग मारे गए। जो गरासिया जनजाति है उसके इसके अंदर 3 लोग मारे गए और 40 घरों को नष्ट कर दिया गया, मतलब उसके अंदर आग लगा दी गई। चनों का भंडार को जला दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से सियावा हत्याकांड आपसे पूछा जा सकता है। इसकी डेट पूछी जा सकती है, कहाँ पर हुआ ये भी पूछी जा सकती है। कौन सी जनजाति के इसके अंदर 3 लोग मारे गए? तो गरासिया जनजाति थे। 40 घरों को नष्ट कर दिया गया और चनों का भंडार जला दिया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से हत्याकांड के अंदर किसानों के चनों का भंडार जला दिया गया था, या जो गरासिया जनजाति के जो किसान थे उनके चनों का भंडार जला दिया गया था। तो वो सियावा हत्याकांड था जो कि 12 अप्रैल 1922 को होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख हत्याकांड थे और आंदोलन थे जो हमने देखे राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो जनजातीय आंदोलन हमने देख लिए। राजस्थान हिस्ट्री, जनजातीय आंदोलन, भगत आंदोलन, लसाड़ी आंदोलन, एकी, बोमट भील आंदोलन और मीणा आंदोलन,
और अन्य महत्वपूर्ण जो सम्मेलन थे हमने देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों इसे शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।